Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस हमने स्टार्ट कर दिया था। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अटेंशन प्रोसेसेस के डायमेंशन यानी कि फर्स्ट डायमेंशन को दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन और इन शॉर्ट हम सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है इस एक चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। सो चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया और इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। आई होप सो आपने वो सभी लेक्चर्स देखे होंगे और बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे विदाउट एनी डाउट। सो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में अटेंशनल प्रोसेसेस को स्टार्ट किया था एंड अटेंशनल प्रोसेसेस के अंदर हमने पढ़ा व्हाट इज अटेंशन, देन वी केम टू कंसंट्रेशन, इसी के साथ साथ में आपका जो है अलर्टनेस क्या होती है एंड फाइनली व्हाट इज सर्च यानी कि अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, सर्च, ये तीन डायमेंशंस जो कि अटेंशन के ही पार्ट होते हैं इसको हमने डिस्कस किया। देन इसके बाद में हमने ये देखा कि अटेंशन जो है अगर हम प्रोसेस के थ्रू बात करें तो अटेंशन दो तरह से किया जाता है। एक होता है सिलेक्टिव अटेंशन, एक होता है सस्टेन्ड अटेंशन, जिसमें से सिलेक्टिव अटेंशन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक बार शॉर्ट में समझेंगे कि अटेंशन क्या होता है। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी क्लियर हो जाए और अगर देख लिया है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो अटेंशन का मतलब क्या होता है जो इन जनरल हम जानते हैं डूइंग फोकस। अब फोकस जो है वो कैसे किन चीजों पर किया जा रहा है। तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमने पढ़ा हुआ था कि जब आप अपनी क्लासरूम के अंदर एंटर करते हो या आप अपने रूम के अंदर एंटर करते हो तो आप देखते हो कि ढेर सारी चीजें आपके आसपास में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लासरूम का एग्जांपल लें तो वहां पर बेंचेस होती हैं, डेस्क होती हैं, स्कूल बैग्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, वॉल्स और इसी के साथ में कर्टेन्स, विंडो, वेंटिलेशन, डोर, सब कुछ होता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं, फैंस होते हैं, एसी होते हैं ना हमारे क्लासरूम में। ये चीजें सारी होती हैं, किसी के में नहीं होती होंगी, किसी के में होती होंगी, बट ढेर सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप क्लासरूम के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहला आपका ध्यान जाता है फॉर एग्जांपल आपकी अपनी डेस्क के ऊपर कि मुझे यहां पर बैठना है, ये मेरी सीट है और मेरा फ्रेंड या कौन पर्सन मेरे साइड में बैठा हुआ है। जस्ट एक एग्जाम्पल, या मान लो कोई स्टूडेंट होगा तो उसका ध्यान सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के ऊपर जाता होगा या किसी का सबसे पहले टीचर के ऊपर जाता होगा। सो जैसे ही आप रूम के अंदर एंटर कर रहे हो तो सबसे पहला ध्यान आपका जहां पर गया है, सबसे पहला आपका फोकस जहां पर गया है, जिस पर्टिकुलर स्टिमुली पर गया है, दैट इज अटेंशन। तो फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स में से आपने सबसे पहले जिस स्टिमुलस के ऊपर फोकस किया या देखा, दैट इज अटेंशन। ऐसे समझ में। सो अटेंशन क्या होता है बेसिकली आपका कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से जहां सर्टेन स्टिमुली के ऊपर आप जो है फोकस करने लग जाते हो, नोटिस करने लग जाते हो, दैट इज योर अटेंशन। तो ये होता है अटेंशन कि ढेर सारी चीजों में से जहां हम एक चीज पर फोकस करते हैं, दैट्स आवर अटेंशन। सो अब ये एक बेसिक डेफिनेशन हमने अटेंशन की पढ़ी। हमने इसमें कंसंट्रेशन भी पढ़ा था और सर्च भी पढ़ा था कि आप कैसे जो है बाकी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपने पर्टिकुलर स्टिमुली जिसके ऊपर भी आपको फोकस करना है उसके ऊपर आप जाते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पढ़ी थी कि अटेंशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फोकस अटेंशन और एक होता है फ्रिंज अटेंशन। तो फोकस अटेंशन वो होता है जहां पर आपको पता होता है कि आपको फोकस कहां पर करना है, लेकिन जो फ्रिंज अटेंशन होता है उसमें आपको पता नहीं होता कि आपको फोकस कहां पर करना है और विदाउट एनी नॉलेज आप जो है किसी पर्टिकुलर स्टिमुली को फोकस करते हो। ये सारा सब कुछ डिटेल में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आई होप सो आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको आगे के लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये आपका अटेंशन का एक बेसिक मीनिंग होता है। अटेंशन मीन्स टू फोकस और फोकस या फ्रिंज फोकस। आए समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? आई होप इतने में कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फोकस के दो डायमेंशन, अटेंशन के दो डायमेंशंस हैं, एक होता है सिलेक्टिव, एक सस्टेन्ड। तो सिलेक्टिव अटेंशन व्हाट इज, मतलब इसका एक मीनिंग हम समझें। सो इट इज कंसर्न मेनली विद द सिलेक्शन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुली और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुली। मैंने आपको जो एक एग्जाम्पल दिया था उस एक एग्जाम्पल को फिर से समझते हैं अटेंशन के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में भी ये एग्जाम्पल दिया था, अभी फिर से एक और बार समझा रही हूँ, ठीक है। सो देखो, ये जस्ट सपोज आपका क्लासरूम है, ओके, जस्ट सपोज ये आपका जो है क्लासरूम है
और आपके क्लासरूम का डोर जो है वो यहाँ पर है। ओके, ये आपके क्लासरूम का डोर है, ठीक है। और ये जो है सारी बेंचेस हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका बोर्ड है, ये जस्ट एक आपके क्लासरूम बनाया जा रहा है ना। ये आपका बोर्ड है, ये आपकी टीचर की डेस्क है और यहाँ पर आपकी टीचर हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ा रही हैं। और ये जो है ये सारी बेंचेस हैं और डेस्क हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। अब बेंचेस और डेस्क के अलावा यहाँ पर 2 वेंटिलेशन है और यहाँ पर भी विंडो है और यहाँ पर भी विंडो है और विंडोज के ऊपर कर्टेन्स जो हैं वो यूज किए गए हैं, विंडोज के ऊपर कर्टेन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक फैन है, यहाँ पर एक फैन है, यहाँ पर एक फैन है। तो इतना सारा स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट है। ये सारा सब कुछ क्या है? दिस ऑल इज स्टिमुलस। ये सब कुछ क्या है? ये है स्टिमुलस, पूरा स्टिमुलस जो आपके पास में प्रेजेंट है। अब ये हो आप एंटर करे हो स्कूल के अंदर, ठीक है, ये आप हो और आपने जैसे ही स्कूल के अंदर एंटर किया, तो मतलब क्लास के अंदर आपने एंटर किया, तो सबसे पहले आपका ध्यान गया यहाँ पर इस बेंच के पास में। कहाँ पर गया? इस बेंच के पास में, जहां पर साइड में आपका फ्रेंड भी बैठा हुआ था और यहाँ पर सीट खाली थी आपके लिए। तो आपने सबसे पहले वहां पर देखा, आप फटाक से गए और आप यहाँ पर बैठ गए। तो जैसे ही आपने यहाँ पर इस सर्टेन आपने इतने पूरे स्टिमुलस में से एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के ऊपर फोकस किया। दिस इज योर स्पेसिफिक और सर्टेन स्टिमुलस। ओके, ये आपकी स्पेसिफिक स्टिमुली है जिसके ऊपर आपने सबसे पहले फोकस किया। सो दिस इज योर अटेंशन। ये आपका क्या है? ये आपका अटेंशन होता है। अब अटेंशन एक जो है वो फोकस, मतलब जो आपका फोकस होगा वो एक फोकस होता है, एक फ्रिंज होता है। अब मैंने आपसे कहा कि अटेंशन के 2 पार्ट्स हैं। अटेंशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिलेक्टिव और एक होता है सस्टेन्ड। अब जो आपका सिलेक्टिव अटेंशन है उसमें, जैसे कि नाम से सजेस्ट कर रहा है, जहां पर आप किसी तरह के स्टिमुली या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आप किसी तरह के स्टिमुलस को सिलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुली। We have already indicated that our perceptual system has a limited capacity to receive and process information. जैसा कि ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं और डिफरेंट, मतलब अभी तक जितने लेक्चर्स पढ़े प्रीवियस, उनमें भी एक चीज हमने पढ़ी है कि हमारा जो परसेप्शन होता है या हमारा जो परसेप्चुअल सिस्टम होता है वो कुछ ही इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। अगर आप सोचो कि आपके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाए और आप जैसे ही क्लास के अंदर एंटर करें तो जस्ट विद इन नैनो सेकंड्स आपने पूरे स्टूडेंट्स को देख लिया, आपने पूरी क्लास को देख लिया, पूरे बेंचेस को देख लिया, टीचर्स को भी देख लिया, टीचर क्या पढ़ा रही थी सब कुछ देख लिया। ये नैनो सेकंड्स में हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेप्चुअल सिस्टम जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन को ना ही कलेक्ट कर सकता है ना ही प्रोसेस कर सकता है। तो इसलिए हम फोकस करते हैं किसी स्पेसिफिक स्टिमुली पे, या हमारा अटेंशन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक स्टिमुली के ऊपर होता है। एंड दिस मींस दैट इट कैन ओनली डील विद अ फ्यू स्टिमुली एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो एक टाइम पे आप एक ही चीज को फोकस कर सकते हो। अब जैसे आप जैसी क्लास के अंदर एंटर करें, आपने यहां पर देखा तो ये आपका फर्स्ट स्टिमुलस था, ये आपका फर्स्ट था। अब जब आप आके बैठ गए तो आपने सबसे पहले यहां पर देखा कि भाई टीचर क्या पढ़ा रही हैं, तो ये आपका सेकंड स्टिमुलस हो गया। मतलब ये सेकंड टाइम पर आपने किया, सबसे पहले आपने ये चीज की, सेकेंडली आपने ये चीज करी। तो एक टाइम पर आप इतना ही फोकस कर सकते हो, एक टाइम पर आप इतना ही फोकस कर सकते हो। जब आपने यहां पर बैठ के इस एक चीज को फोकस किया या इस एक चीज पर अटेंशन पे किया तो आपका ये वाला स्टिमुलस वहां पर खत्म हो चुका था। आया समझ में? क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि आप एक टाइम पर किसी एक ही चीज के ऊपर जो है फोकस कर सकते हो या डील कर सकते हो। The question is, which of those stimuli will get selected and processed? So psychologists have identified a number of factors that determine the selection of stimuli. अब क्वेश्चन ये है कि भाई सिलेक्ट आप कर रहे हो। देखो अभी ये जो वाला केस था, यहाँ पर आपने सिलेक्ट नहीं किया, ये तो आपका अटेंशन था जो एकदम से किसी एक चीज के ऊपर जाता है। लेकिन सिलेक्शन का मतलब ये है कि जब आप खुद से सिलेक्ट करते हो कि मुझे फोकस सिर्फ इसी चीज के ऊपर करना है, दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज योर अटेंशन। ये पूरा आपका अटेंशन एज अ जनरल होल है। लेकिन जब मैं आपसे सिलेक्टिव अटेंशन की बात कर रही हूं तो सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब ये है कि जहां पर आपको किस चीज के ऊपर अटेंशन पे करना है, किस स्टिमुलस के ऊपर अटेंशन पे करना है, वो आप खुद सिलेक्ट करते हो। ठीक है, वो एक चीज आप
खुद सिलेक्ट करते हो। लेकिन अब भाई कैसे सिलेक्ट करोगे, क्या वो चीजें होंगी जिस पर हमको फोकस करना है, कैसे सिलेक्ट उसको किया जाएगा, तो इसके लिए साइकोलॉजिस्ट ने जो है कुछ डिफरेंट फैक्टर्स बताए हैं जिसके थ्रू हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुली को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हियर आर सम ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्टिव अटेंशन। सो दीज जनरली रिलेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुली एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये चीज दो चीजों पर डिपेंड करती है, मतलब कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस को अगर खुद से सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो दो चीज होती हैं उसमें। एक तो होता है कि उस स्टिमुली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और दूसरा एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, ध्यान रखना इन दोनों पॉइंट्स को। दे आर जनरली क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। इसे हम क्या कहेंगे, ये हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर और ये हो गया आपका इंटरनल फैक्टर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं हूं और मैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस में से किसी चीज को सिलेक्ट करके उसके ऊपर अटेंशन पे करना चाहती हूं, तो उसमें से मेरे अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो मेरे इंटरनल फैक्टर्स हो गए जो इन्फ्लुएंस करेंगे इस चीज को, और दूसरा जो स्टिमुलस ऑलरेडी प्रेजेंट है वो मेरा एक्सटर्नल होगा। ठीक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ स्टिमुली। एक्सटर्नल फैक्टर्स स्टिमुली के फीचर से रिलेटेड होते हैं। अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, द साइज, इंटेंसिटी एंड मोशन ऑफ स्टिमुली अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। बाकी चीज़ों को अगर कांस्टेंट रखें तो जिस भी स्टिमुलस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है जिसके ऊपर हम अटेंशन पे कर रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम अटेंशन पे कर रहे हैं, उसका साइज, उसकी अपनी इंटेंसिटी, उसमें मोशन कितनी ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं अटेंशन को लेके। लार्ज, ब्राइट एंड मूविंग स्टिमुली इजीली कैच आवर अटेंशन। स्टिमुली विच आर नोवल एंड मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स आर इजीली टू गेट इनटू आवर फोकस। अगर कोई चीज़ बहुत ही लार्ज है, बहुत ही ब्राइट है, कुछ चीज़ें ऐसे आपने देखे होंगी जो बहुत जल्दी हमारे अटेंशन को कैच कर लेती हैं, कुछ ऐसी बड़ी ही अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, तो यानी कि वो अट्रैक्टिव स्टिमुलस है जो हमको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जिसकी वजह से हम उस पर अटेंशन फोकस कर रहे हैं, तो वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुली के अंदर आता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम बोलते हैं कि यार ये अटेंशन जो है, मतलब हम ना चाहते हुए भी उस एक चीज को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। सो हमारा अटेंशन उसकी तरफ क्यों जा रहा है, उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर। यहां पर स्टिमुलस की बात हो रही है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो आप उसके ऊपर जो है अटेंशन इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि वो अपने आप में कुछ यूनिक है। तो जहां भी ऐसा स्टिमुलस होता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। Studies indicate that human photographs are more likely to be attended to than the photographs of inanimate objects. Similarly, rhythmic auditory stimuli are more readily attended to than verbal narrations. अब यहाँ पर ये एक चीज़ कही जा रही है कि ह्यूमन के जो फोटोग्राफ्स होते हैं, स्टडीज से ये हमको पता चलता है कि उनके ऊपर ज़्यादा उनको जो है फोकस किया जाता है रादर देन दी फोटोग्राफ्स ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इसी के साथ में अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो बोल के बताई जाए और किसी चीज़ को आपको म्यूजिक के फॉर्म में बताया जाएगा तो वो आप ज़्यादा प्रिफर करोगे। सडन एंड इंटेंस स्टिमुली हैव अ वंडरफुल कैपेसिटी टू ड्रॉ अटेंशन। इंटरनल फैक्टर्स लाई विद द इंडिविजुअल। देखो आराम से इन चीज़ों को समझो, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहले आप फैक्टर्स को समझ लो तो आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले नोट डाउन करो क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। तो जो मैंने आपसे कहा कि सिलेक्टिव अटेंशन में जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्टिव अटेंशन, ये आपको सारा नोट डाउन करना है। जो भी मैं आपसे यहाँ मतलब जो भी मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रही हूँ और आपको लिखवा रही हूँ, ये आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको नोट डाउन करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्टिव अटेंशन, तो मैंने दो फैक्टर्स आपसे कहे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स कहे मैंने आपसे? एक मैंने आपसे कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुली, एक मैंने आपसे कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुली क्या है? दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर, दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर, ओके। और सेकेंड जो मैंने आपसे कहा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। दीज आर दी इंटरनल फैक्टर्स। अब ये दोनों मिलके जो है हम किस पर्टिकुलर स्टिमुलस
को सिलेक्ट करने वाले हैं, अटेंशन पे करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जैसे हमने बात करी एक्सटर्नल फैक्टर्स की, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपने क्या क्या सारी चीजें पढ़ी कि किसी भी स्टिमुलस का जो साइज है, इंटेंसिटी है और उसके अंदर मोशन है, ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होंगे। तो साइज, इंटेंसिटी एंड मोशन, साइज, इंटेंसिटी एंड मोशन। इंटेंसिटी आप समझते होंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक एग्जांपल लिया था कि जैसे सपोज आपके पास में एक ग्लास ऑफ वाटर है और आपको उसमें शुगर ऐड ऑन करनी है, तो कितनी शुगर ऐड ऑन करने पर आपको वो पानी जो है मीठा लगने लग जाता है, यानी वो पानी जो है, वो वाटर जो है वो स्वीट हो जाता है। तो आपने 4-5 दाने डाले तो आपने देखा कि नहीं, उतने में स्वीट नहीं हुआ। फिर आपने 1 चम्मच शक्कर डाली तो आपने देखा हाँ थोड़ा सा स्वीट हो गया। फिर शायद आपने आधी चम्मच और डाली तो आपको वो बिल्कुल प्रॉपर स्वीट लग रहा है। सो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, है ना। और इसी के साथ में साइज क्या है स्टिमुलस का, वो भी मैटर करता है। कोई चीज बहुत छोटी सी होगी तो शायद आप उसको इग्नोर कर दोगे, लेकिन कोई चीज बड़ी सी है, बहुत ही ब्राइट है, तो आपका फोकस उसके ऊपर ज्यादा जाएगा। मोशन में कोई चीज मूव कर रही है तो आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। जैसे अभी आप बैठे हुए हो, आप रूम के अंदर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जस्ट सपोज कोई चेयर है वो घूमने लग जाए, ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि भूत आ गया। जस्ट सपोज कोई भी चीज मूव करने लग जाए तो आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है। तो कोई चीज लार्ज है, मोशन में है, मूव कर रही है, तो वो हमारे ध्यान को, हमारे अटेंशन को अपनी तरफ जो है कैच कर रही होती है। तो इस तरह का स्टिमुलस जो होता है ना, वो हमारे अटेंशन को कैच करता है। क्लियर है, आए समझ में। तो ये अभी जस्ट फैक्टर्स बता रही हूँ कि कौन कौन से हमारे स्टिमुलस को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज आप व्हाट्सएप चला रहे थे, एक जस्ट एग्जांपल, क्योंकि आजकल सभी व्हाट्सएप भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, तो मे बी आप लोग भी करते होंगे। आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो और उसमें अगर किसी ने अपना फोटो डाला हुआ है, स्टेटस, वो जो स्टोरीज वगैरह आती है ना, वो आप चेक कर रहे हो, ठीक है, तो आप स्टोरीज जस्ट देख रहे थे सभी की, तो कहीं पर किसी ने कोई कोड डाला था तो शायद आप उतना फोकस नहीं किया आपने, कहीं पर किसी ने जो है कोई इमेज क्लिक करी होगी सनसेट की, तो आपने इतना फोकस नहीं किया, आपने फटाफट हटा दिया। लेकिन वही आप देख रहे थे और एकदम से किसी ने अपनी सेल्फी क्लिक करके डाली थी, अपनी फैमिली फोटो डाली थी, तो एकदम से आप थोड़ा सा उसके ऊपर रुक जाओगे, थोड़ा सा रुकोगे, पहले सबको देखोगे कि सबने किस तरह से जो है, मतलब कैसी फोटो सबने डाली हुई है, फिर आप नेक्स्ट स्टोरी पर जाओगे। ये एक चीज होती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन के जो फोटोग्राफ्स होते हैं ना, वो हमको ज्यादा अपनी तरफ अटेंशन, मतलब हमारा जो अटेंशन है कैच करते हैं, रादर देन वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। आया समझ में। तो सेम चीज वही मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर जैसे आपने कोई स्टोरी वगैरह आप चेक कर रहे हो, या आप कोई एल्बम देख रहे हो, या आप अपनी गैलरी को स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप अपनी फोटोज को थोड़ा ध्यान से देखोगे, या अपने फैमिली की किसी की भी फोटो होगी तो उसको ध्यान से देखोगे। लेकिन वहीं पर कोई ऐसी फोटोज आ गई लाइक नेचर की फोटो है, सनसेट की फोटो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शायद उस एक चीज को आप जल्दी से हटा दो। समझ में आ रहा है क्या एक चीज कह रही हूँ? नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और एग्जांपल्स हम देखेंगे, बट अभी इतनी एक चीज समझो जो यहाँ पर एग्जांपल बताया जा रहा है। सेकेंडली ये कहा जा रहा है कि रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुली जो होती है, रिदमिक यानी कि कोई चीज, जैसे एक सॉन्ग है, मैं आपको एक सॉन्ग बताऊं, कोई भी एक सॉन्ग, आपका अपना फेवरेट सॉन्ग, अगर उसका म्यूजिक हटा दिया जाए और सिर्फ लिरिक्स रहे तो आपको सुनने में पसंद आएगा क्या? मतलब सिर्फ जो है सारा म्यूजिक वगैरह हटा दिया। आजकल ऐसे ना बहुत मीम्स भी चल रहे हैं जिसमें सॉन्ग्स में से क्या करते हैं, म्यूजिक हटा देते हैं और सिर्फ लिरिक्स को वो लोग बोलते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ही फनी मीम्स बन रहे हैं। शायद आपने देखे होंगे, नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं। तो अगर आपका जो है मतलब म्यूजिक उसमें से हटा दिया जाए और सिर्फ लिरिक्स रहे तो क्या आपको सुनने में पसंद आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वही म्यूजिक के साथ में कोई चीज है तो वो हमारे ऑडिटरी स्टिमुली को ज्यादा कैच करती है। आया समझ में? अब इसके बाद में हम बात करें कि और जो सडन इंटेंस स्टिमुली होती है वो भी हमारे अटेंशन को कैच करने लग जाती है। इंटरनल फैक्टर्स इंडिविजुअल के अंदर लाई करते हैं, हमारे अपने, ठीक है। These may be divided into two main categories, motivational factors and cognitive factors। अब इसे हम अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका मोटिवेशनल फैक्टर, एक मोटिवेशनल फैक्टर, और दूसरा आपका कॉग्निटिव फैक्टर, दूसरा कॉग्निटिव फैक्टर। तो इस तरह से जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनको हमने दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया। आई होप सो आप सभी मेरे साथ में नोट्स बना रहे होंगे और कोई भी इस पार्ट को स्किप नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जितना शॉर्ट में समझ लोगे, जितने नोट्स बन जाएंगे तो वो बन जाएंगे। बाद में शायद आप उतने अच्छे से ना बना पाओ, या बना भी पाओ तो उतना ज़्यादा रिविजन का टाइम आपके पास नहीं बचेगा। अभी जो है बना सकते हो नोट्स ईजिली, और ईजिली रिविजन भी बाद में कर सकते हो। तो इसीलिए नोट्स जो है मेरे साथ में बनाते चलो,
अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। तो उसमें से एक है आपका मोटिवेशनल फैक्टर और सेकंड है आपका कॉग्निटिव फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर्स ये दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स रिलेट करते हैं हमारे बायोलॉजिकल या सोशल नीड्स से। व्हेन वी आर हंग्री वी नोटिस इवन अ फेंट स्मेल ऑफ फूड। तो हमारे जो बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स होती हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स होती हैं, वो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स से अफेक्टेड होती हैं, या हमारा मोटिवेशन हमारे अपने बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स से अफेक्टेड होता है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जब कभी आपको भूख लगती है, जैसे अभी मुझे बहुत तेज लगी हुई है, तो जब आपको कभी भूख लगती है और बहुत ही धीमी सी भी स्मेल अगर आपको कहीं से फूड की आ रही होगी, बहुत ही धीमी, शायद किसी और को ना आए, पर अगर आपको भूख लगी तो आपको बहुत तेज आने लगेगी, है ना, आपको बहुत जल्दी जो है आप उसकी स्मेल को कैच कर लोगे। A student taking an examination is likely to focus on a teacher's instruction more than other students. जब हम कोई एग्जाम दे रहे होते हैं या आपका कोई क्लास टेस्ट है, और जस्ट सपोज आपकी ये क्लास है और इसमें से इतने स्टूडेंट्स का टेस्ट होना है, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, और इनका टेस्ट नहीं होना है, इनका टेस्ट होना है। तो जब टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देंगी आपको कि आपको जो है मतलब क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, आपको एग्जाम देते समय इन बातों का ध्यान रखना है, तो ये जितने स्टूडेंट्स होंगे इनका पूरा अटेंशन होगा टीचर के इंस्ट्रक्शंस पे, लेकिन इनका उतना ज़्यादा नहीं होगा। आया समझ में? कॉग्निटिव फैक्टर्स में क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे आपका अपना इंटरेस्ट, आपका अपना एटीट्यूड, आपका अपना प्रिपरेटरी सेट किस तरीके का है। तो इंटरेस्ट एटीट्यूड कहाँ आ गए, आपके कॉग्निटिव में आ गए। आपका अपना इंटरेस्ट और आपका अपना एटीट्यूड, ये आ गए आपके कॉग्निटिव में। आ रहा है समझ में? अभी जस्ट बेसिक थोड़ा थोड़ा समझो कि मोटिवेशनल मैंने आपसे ये कहा कि आपका अपना बायोलॉजिकल और आपकी अपनी सोशल नीड्स आपको मोटिवेटेड रखती हैं। अगर आपका माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में चल रहा है, आपको सोसाइटी में बढ़िया से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, और साथ ही साथ में आप जो है मतलब चीज़ों को पॉजिटिव वे में हैंडल करते हो, तो आप हाईली मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन इसका अपोजिट होता है तो कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन कम हो जाता है। इसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी जस्ट एक बेसिक मैं आपको बताऊं। कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव रिलेटेड होता है आपके नोइंग प्रोसेस से, यानी कि आप कितना ज्यादा चीजों को समझते हो, कितना ज्यादा जो है आपका थॉट प्रोसेस किस तरीके का है, आपका थिंकिंग किस तरीके का है। तो यहां से हमारा इंटरेस्ट, हमारा एटीट्यूड जो है वो फ्रेम होता है। एटीट्यूड आप समझते हो, एटीट्यूड क्या होता है? चीजों को लेके आपका अपना एक नजरिया क्या है, दैट इज योर एटीट्यूड। ठीक है, आपका एक नजरिया क्या होता है चीजों को लेके, दैट्स योर एटीट्यूड। Objects or events which appear interesting are readily attended by individuals. अब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको ना डांस बहुत पसंद है, आपको जो है मतलब एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि डांस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी भी उससे रिलेटेड कोई चीज़ होगी, मे बी आपके सामने किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस चल रही होगी, या मे बी आप खुद उसके कोई पार्ट होगे, तो आपका इंटरेस्ट जो है मतलब आप बहुत ही जल्दी से, बहुत ही रेडिली जो है उस चीज़ को अटेंड करने लग जाओगे। ठीक है, आप जो है बहुत ही जल्दी अपना इंटरेस्ट उसके अंदर शो करोगे। इंटरेस्ट शो करोगे मतलब आपका अटेंशन जो है उस एक चीज़ की तरफ चला जाएगा। Similarly, we pay quick attention to certain objects or events to which we are favorably disposed. Preparatory set generates a mental state to act in a certain way and readiness of the individual to respond to one kind of stimuli and not to others. अब यहाँ पर क्या एक चीज़ कही जा रही है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए आप फेवरेबली डिस्पोज्ड किए गए हो उसकी तरफ आपका अटेंशन सबसे पहले जाता है। ठीक है, सेकेंडली ये कहा जा रहा है कि जो प्रिपरेटरी सेट होता है वो एक मेंटल स्टेट को जनरेट करता है। आपका अपना जो एक प्रिपरेटरी सेट होगा, किस तरह से आप प्रिपेयर्ड हो, वो आपके एक मेंटल स्टेट को जनरेट करता है जिसमें आप किसी सर्टेन वे में एक्ट करते हो, या एक जो इंडिविजुअल होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेके ही रिस्पॉन्ड करता है। तो एक तरह से जिन चीज़ों को लेके आप रेडी रहते हो, जिन चीज़ों को लेके आप प्रिपेयर्ड रहते हो, आप उन चीज़ों में बहुत जल्दी अटेंशन पे करते हो, लेकिन जिसमें आप नहीं रहते हो उसमें आप नहीं करते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं,
जैसे सपोज आपकी टीचर जो है क्लास के अंदर है, ठीक है, और वो आपसे वो जो है मतलब क्लास में एक डिस्कशन चल रहा है, या जैसे सपोज अभी आप सभी मेरे सामने हो, ठीक है, और मैं जो है आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो जिन चीज़ों का आंसर आपको पता होगा तो आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपना हैंड रेस करोगे और आप चाहोगे कि मैं उस चीज़ का आंसर बताऊँ। लेकिन जैसे सपोज मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया क्लास के अंदर जिसका आंसर आपको नहीं पता था, तो आप कहीं ना कहीं उसमें अपना जो है एक तरीके से इंटरेस्ट शो नहीं करोगे और आपका अपना अटेंशन उस एक चीज पर ज्यादा नहीं जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो प्रिपरेटरी सेट जो होता है वो हमारे मेंटल स्टेट को जनरेट कर रहा होता है कि जहां पर आप कुछ चीजों के लिए बिल्कुल रेडी वे में रिस्पॉन्ड करते हो, लेकिन कुछ चीजों को लेके रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। क्लियर है? आया यहाँ तक समझ में? सो ये जो आपके फैक्टर्स थे यहाँ पर हमने डिस्कस करे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे सिलेक्टिव अटेंशन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन मैंने आपसे क्या कहा कि जितना भी स्टिमुलस प्रेजेंट है उसमें से आप किसी पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करोगे और फिर उसके ऊपर आप अपना अटेंशन पे करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स मैंने आपसे कहे, तो अगर आपके आसपास में कोई चीज बहुत ही ब्राइट है, लार्ज है, मूविंग में है, मतलब मोशन में है, और उसमें जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप उसके ऊपर अटेंशन पे करोगे, तो दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। इंटरनल फैक्टर्स मैंने आपसे कहा कि आप किन चीजों को लेके मोटिवेटेड फील करते हो, किन चीजों में आपका अपना कॉग्निशन है, उन फैक्टर्स को लेके आप जो है मतलब अपना अटेंशन पे करोगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, अभी और एग्जाम्पल के साथ में इसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सो जितना अभी थ्योरेटिकल समझाया उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स और देखो, तो एक्सटर्नल फैक्टर में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप किसी बहुत ही क्राउडेड प्लेस पर हो, आप किसी फेयर में गए हुए हो और बहुत शोर शराबा है, म्यूजिक वगैरह सब कुछ है, और इसी के साथ में आपको आपका एक फ्रेंड मिल जाता है जिससे आप जो है मतलब मिलकर बड़ी खुश हो जाते हो। तो आप क्या करते हो, आप उससे बात करने लग जाते हो। तो भले ही कितना भी ज्यादा आपके स्टिमुलस में नॉइज प्रेजेंट हो, कितना भी ज्यादा सारी चीजें हो रही हो, बट आपका फोकस अपने फ्रेंड की बात पर होता है और आपके फ्रेंड का फोकस आपकी बात पर होता है। सो दैट इज दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जहां पर मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू हम कैसे जो है अटेंशन को सिलेक्ट करते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इतने सारे स्टिमुलस में ये जो पूरा फेयर लगा हुआ था, इसमें ढेर सारी चीजें थी, बट स्टिल आप और आपका फ्रेंड जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो आपने अपना अटेंशन किसके ऊपर पे किया, अपने फ्रेंड की बातों के ऊपर। सो दैट इज दी कि इतने बड़े स्टिमुलस में से, इतने सारे स्टिमुलस में से आपने किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर अटेंशन पे किया। और ये जितनी भी चीजें थी ये क्या थे, ये थे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल में मोटिवेशन और कॉग्निटिव की हमने बात करी। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी हुई थी, आपको बहुत तेज भूख लगी हुई थी, आपकी बायोलॉजिकल सोशल नीड्स की बात मैं आपसे कर रही हूँ, मोटिवेशन की बात मैं आपसे कर रही हूँ, और बहुत तेज आपको भूख लगी हुई थी, तो आपका जो है कहीं पर भी ध्यान जा नहीं रहा था, और इसी के साथ में एकदम से जो है फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता, आपका फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता, लेकिन उसी मोमेंट पर आपको कहीं से गर्मा गर्म खाने की खुशबू आती है, तो आपका पहला अटेंशन किसकी तरफ जाएगा, उस जो है जो वो आपको जो स्मेल आ रही है फूड की, जो उस एक चीज पर आप पहले जो है अपना अटेंशन फोकस करने लगोगे, आपका अटेंशन पहले वहां पर जाएगा। सो दैट इज योर मोटिवेशनल फैक्टर्स, आपके इंटरनल फैक्टर्स। कॉग्निटिव इंटरेस्ट या एटीट्यूड की हम बात करें तो जस्ट सपोज कि आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर थे और वहां पर आप जो है मतलब खड़े हुए थे, आपकी गाड़ी वगैरह जो है सारी रुकी हुई थी और आप वेट कर रहे थे कि सिग्नल ग्रीन होगा तब मैं यहाँ से निकलूंगा, बट उसी टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीजें थी आसपास में, ठीक है, लेकिन उसी एक टाइम पीरियड पे क्या होता है कि ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों का एग्जाम्पल आपको पता चलेगा। उसी एक टाइम पर आपकी नजर जाती है कुछ बेगर्स पर। कुछ बेगर्स जो है वो रोड साइड पर बैठे हुए रहते हैं ना, भिखारी बैठे हुए रहते हैं, उनमें कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं। तो आपका फोकस जाता है किसकी तरफ, आपका फोकस जाता है छोटे बच्चों की तरफ। बहुत सारी चीजें थी आसपास में, लेकिन आप सिलेक्टिवली उस एक चीज पर अटेंशन पे करते हो कि यार छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी से जो है मतलब बेगिंग का काम कर रहे हैं, अभी तो इनका पूरा फ्यूचर, पूरा करियर जो है आगे तक पढ़ा हुआ है, तो ये कैसे अपनी लाइफ में आगे सस्टेन करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। अब आप सोचोगे ये तो एक्सटर्नल फैक्टर था, बट यहां पर क्या एक चीज आ रही है, आपका अपना एटीट्यूड, आपका अपना कॉग्निशन। सो आप किस तरह से चीजों को सोचते हो। मैंने आपसे क्या बताया कि एक प्रिपरेटरी सेट जो होता है वो आपके मेंटल स्टेट को जनरेट करता है, तो आपका अपना एटीट्यूड क्या है उन बेगर्स को देख के, वो आपका इंटरनल फैक्टर था। और भी ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स होंगे जो हम आगे और इसके डिस्कस करेंगे। आई होप सो यहां तक आपको
एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स कैसे स्टिमुलस में हमको सिलेक्टिव अटेंशन के लिए रेडी करते हैं या सिलेक्टिव अटेंशन में हमारी हेल्प करते हैं, वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो बस आपको इतना समझना है कि सिलेक्टिव अटेंशन इज समथिंग जहां पर आप इतने सारे स्टिमुलस में से खुद से किसी चीज को सिलेक्ट कर रहे हो। अटेंशन इज समथिंग कि जहां पर आपका ध्यान गया, दैट इज योर अटेंशन, बट आपने खुद से उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना ध्यान फोकस करा, सो दैट इज योर सिलेक्टिव अटेंशन। क्लियर है? नाउ देयर आर सम ऑफ द थ्योरीज रिलेटेड टू योर सिलेक्टिव अटेंशन। सो दिस हैज बीन डेवलप्ड, मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपकी सिलेक्टिव अटेंशन से रिलेटेड है। इनमें से हम 3 को डिस्कस करेंगे और बहुत ही ब्रीफ में, ठीक है। हम इसमें से 3 थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना, ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ऐसे आप हेडिंग डाल लो, थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन, थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन, ये आपकी थ्योरीज होगी। अब मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पर 3 थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज फिल्टर थ्योरी बाय ब्रॉडबेंट इन 1956। पहली थ्योरी क्या है आपकी? फिल्टर थ्योरी। ये किसने दी थ्योरी? ब्रॉडबेंट ने दी 1956 में। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। किसने दी? ब्रॉडबेंट ने दी। तो मैं जस्ट यहाँ पर फिल्टर थ्योरी लिख रही हूँ, आप ईयर भी लिख लो और जिसने भी थ्योरी दी है उनका नाम भी लिख लो। ब्रॉडबेंट जो है आप लिख लो। पहली हो गई आपकी फिल्टर थ्योरी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, many stimuli simultaneously enter our receptors, creating a kind of bottleneck situation. इसमें क्या एक चीज होती है कि मैंने आपको एक चीज बताई कि हमारा जो अटेंशन होता है ना, वो आप एक टाइम पर एक ही चीज के ऊपर अटेंशन पे कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था कि जब आप क्लासरूम के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले जहां पर आपका अटेंशन जाता है वो आपका पहला स्टिमुलस हो गया स्पेसिफिक, सेकंड आपका जहां पर ध्यान जाता है। तो एक टाइम पर आप एक ही चीज को फोकस कर सकते हो। इसमें मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल दिए थे, अभी भी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे मैं हूँ, अब मैं जो है अपने घर से डेली ऑफिस आती हूँ और यहाँ पर जब मैं आती हूँ अपने रूम के अंदर एंटर करती हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं मेरे आसपास में, बट सबसे पहला मेरा फोकस जाता है मेरी अपनी चेयर के ऊपर जहाँ पर मुझे बैठना है। फिर जैसे ही मैं अपनी चेयर पर बैठ जाती हूँ तो मेरे जो कैमरामैन भैया होते हैं उनकी तरफ, मतलब जो है मैं उनको देखती हूँ कि हाँ ये भैया यहाँ पर प्रेजेंट है, अब जो है मुझे आप अपने लेक्चर्स वगैरह की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। तो पहली चीज, पहला ध्यान जहां पर गया वो पहला स्टिमुलस हो गया, उस टाइम पर वही फोकस था। फिर सेकंड जब आया तो आप टाइम के साथ में एक टाइम पर आप एक ही चीज को फोकस कर सकते हो। ये एक चीज मैंने आपको बताई। अब ये जो फिल्टर थ्योरी है ये कहती है कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे स्टिमुलस के ऊपर जब आपके रिसेप्टर्स जो है एक तरह से फोकस करने लग जाते हैं, Many stimulus simultaneously enter our receptors. Receptors क्या? आपके अपने senses. आपके अपने senses जब एक एक करके चीज़ों को जो है, मतलब जब उनमें sensation होने लग जाती है, जब वो information को gather करने लग जाते हैं, so that is comes under your filter theory और इसमें एक bottleneck situation बन जाती है, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना। Moving through the short-term memory system, they enter the selective filter, which allows only one stimulus to pass through for higher levels of processing. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम से मूव ऑन करते हुए ये जो सारे स्टिमुलस हैं ये हमारे सिलेक्टिव फिल्टर में जाते हैं, ठीक है। कहाँ से एंटर कर रहे हैं? अभी जस्ट आपने किसी पर्टिकुलर स्टिमुली को देखा, सुना, समझा, जैसे भी आपने किया, तो वो आपने उस एक चीज को आपके रिसेप्टर ने कैच कर लिया। आपके जो रिसेप्टर्स हैं, आपके जो सेंसेस हैं, उस एक चीज को उन्होंने कैच कर लिया। सेंसेस आपने पढ़े, 7 सेंसेस की हमने यहाँ पर बात करी, नोज, आईज, ईयर्स, टंग, स्किन, काइनेस्थेटिक, वेस्टिबुलर सिस्टम्स, ये सारे हमारे सेंसेस होते हैं, ह्यूमन सेंसेस होते हैं। अब ये सेंसेस क्या करते हैं? जो भी स्टिमुलस प्रेजेंट है एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरमेंट में, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना, कि जो भी चीज हमारे आसपास में प्रेजेंट है या हमारे इंटरनली प्रेजेंट है, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करना काम किसका होता है? सेंसेस का होता है। तो इसे हम रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो अब हमारे रिसेप्टर्स एक एक करके किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेके इंफॉर्मेशन तो जो है वो उन तक आ रही है। तो जब ये इंफॉर्मेशन आएगी फिर ये हमारे सिलेक्टिव फिल्टर में जाएगी, फिर उसके बाद में यहाँ से जो है उसकी प्रोसेसिंग होना स्टार्ट होगी। तो जनरली कैसे हमारे सेंसेस तक इंफॉर्मेशन आती है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी आईज है, आपकी आईज ने किसी ट्री को देखा, ये ट्री बड़ा ही लार्ज था, बहुत ही अच्छा जो है, मतलब बहुत ही हरा भरा सा दिख रहा था, बहुत ही प्यारी उसकी लीव्स थी, तो इसलिए मेरा ध्यान जो है इस ट्री की तरफ गया।
जब मेरी आईज ने इस ट्री को देखा तो उन्होंने देखा कि यार ये ट्री जो है इसका एक अपना पूरा शेप है, इसका एक अपना साइज है, इसका एक अपना कलर है, सारी चीजें मैंने इसकी देखी। तो ये जो इंफॉर्मेशन मेरी आईज ने कलेक्ट करी, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किसने कलेक्ट करी? मेरे आईज ने, मतलब मेरी सेंसेस ने। अब ये इंफॉर्मेशन जाएगी मेरे ब्रेन में, ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन होगी प्रोसेस कि जो है ट्रीज किस तरह के होते हैं और ये सारी चीजें, और इसके बाद में मेरा ट्रीज को लेके एक नॉलेज सिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है हमारे अंदर प्रोसेस होती है, हमारे सेंसेस जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते फिर हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती है। ये इन जनरल हमने सेंसरी प्रोसेसेस के अंदर पढ़ा था। अब यहाँ जब आप फिल्टर थ्योरी को पढ़ रहे हो तो उसमें ये कहा जा रहा है कि जब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम में किसी तरह की इंफॉर्मेशन आती है तो वो एक सिलेक्टिव फिल्टर में मूव ऑन करती है और यहाँ से जो है एक स्टिमुलस पास ऑन होता है हायर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग में। अदर स्टिमुली आर स्क्रीन्ड आउट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, और जो भी सारे बाकी के दूसरे स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं उसको हम उस टाइम पर हटा देते हैं। Thus, we become aware of only that stimulus which gets access through the selective filter. अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिर्फ उस एक स्टिमुलस के ऊपर फोकस रखते हैं, बाकी चीजों को हटा देते हैं। देखो अब वापस से इस एक चीज को समझो, फिल्टर करना क्या होता है आप समझते होगे। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, हम सभी पानी को फिल्टर करके पीते हैं ना, तो हम सभी के घर में जो है एक्वा वो जो होते हैं ना पूरे सिस्टम जो लगे रहते हैं फिल्टर के लिए, वो लगे हुए रहते हैं, ठीक है, या पानी भी जो है फिल्टर होकर हमारे घरों तक पहुंचता है। तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फिल्टर करने की मशीन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब ये यहाँ पर पानी एंटर करेगा, फिर ये पूरा फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होगा, फिर जो प्योर वाटर होगा वो आपके पास में पहुंचेगा जिसे आप ड्रिंक कर सकते हो, जिसे आप कंज्यूम कर सकते हो, पी सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज क्या हो रही है, पूरी फिल्टर हो रही है। ये क्या हो रहा है, पूरा फिल्टर हो रहा है। पूरा वाटर कलेक्ट किया था, जितना भी वाटर था सारा कलेक्ट किया, लेकिन आया कितना हमारे पास में, जो ड्रिंकेबल था, जो प्योर था, बाकी सारा जो है वेस्टेज में चला गया। बाकी सारा कहाँ चला गया, वेस्टेज में चला गया। अब आप इसको दूसरी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। होती है ये एक चीज, पानी फिल्टर होता है ना, यहाँ फिल्टर प्रोसेस कर रहे हैं किस चीज में, स्टिमुलस में। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जो हम सभी देखते हैं। अगेन वही एग्जांपल मैं आपको दूंगी ताकि आप बार बार चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, कि जब आप अपने क्लासरूम के अंदर एंटर करते हो तो बहुत सारा स्टिमुलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है ना। अब उस सारे, और यहाँ पर हम बात करें सिलेक्शन की, यहाँ हम बात करें सिलेक्शन की, जो सिलेक्शन आपने खुद से किया है। तो अब ढेर सारा जो है स्टिमुलस प्रेजेंट होता है जो हमारे रिसेप्टर्स देख पाते हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स जो हैं देख पाते हैं, सुन पाते हैं, फील कर पाते हैं, जो भी चीज है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब हमारे रिसेप्टर्स के थ्रू हमने सारे स्टिमुलस को अपने आसपास में नोटिस किया, तो इसमें से हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट करेंगे, और वो सिलेक्टर जो है, वो जो पर्टिकुलर हमने जो भी चीज़ सिलेक्ट करी होगी वो हमारे प्रोसेसिंग में जाएगा, और फिर उस स्टिमुलस के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन जो है गैदर करेंगे, या हमारा अटेंशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर होगा, और बाकी सारा स्टिमुलस जो प्रेजेंट था हम उसको इग्नोर कर देंगे। Filter attenuation theory was developed by Treisman by modifying Broad-Bent theory। अब ये जो है आपकी सेकेंड थ्योरी आ जाती है, जिसने ब्रॉड बेंट थ्योरी को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी से पहले एक बार फिल्टर थ्योरी को समझते हैं। तो इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे आसपास में बहुत सारा स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, हम सभी के आसपास में बहुत सारा स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, लेकिन इस स्टिमुलस में से हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे सिलेक्टिव फिल्टर में जाता है। जो कहाँ जाता है, हमारे सिलेक्टिव फिल्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, एक तरीके का गेट टुगेदर हम मान लेते हैं, जिसके अंदर आपकी फैमिली के ढेर सारे मेंबर्स आए थे, अराउंड 50 पीपल जो है गैदर हुए थे, ओके, आपके घर के अंदर। अब इसमें से आपका एक बड़ा ही फेवरेट कजन था, वो भी आया हुआ था। तो आपने क्या करा, इतने सारे 50 अपने पूरे रिलेटिव्स के अंदर से, और इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें वो लोग कर रहे थे, बैठे थे, हंसी मजाक सब कुछ हो रहा था, बट आपने उसमें से, आपका एक कजन था, जैसे सपोज उसका नाम था राम,
ओके तो आपने क्या किया, आपने सिलेक्ट किया राम को, और राम को जो है, अब आप राम से बातें कर रहे हो, ठीक है, अपने कजन से बातें कर रहे हो, तो जो भी आपकी सारी बातें चल रही हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक सब कुछ कर रहे हो, और आप भी घर के अंदर ही हो, तो आपने क्या करा, ये जो बाकी 49 पीपल थे, ठीक है, ये बाकी लोगों की आवाज को, नॉइस को, सारी चीजों को इग्नोर किया, और आपका फोकस था अब सिर्फ और सिर्फ अपने कजन की बातों के ऊपर। तो दैट इज योर सिलेक्टिव फिल्टर, कि ढेर सारे स्टिमुलस में से मैंने सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक चीज को सिलेक्ट किया, और जब वो मेरे सिलेक्टिव फिल्टर में गई, जब राम से मैं बातें कर रही थी और हम दोनों की बातें सिर्फ और सिर्फ जो है मैं सुन रही थी, और वो मतलब मैं सुन रही थी, वो बोल रहा था, फिर मैं बोल रही थी तो वो सुन रहा था, इस तरीके से चल रही थी। सो दैट इज आवर सिलेक्टिव फिल्टर। ये एक चीज क्या हो गई, अब ये चीज मेरे सिलेक्टिव फिल्टर में आ गई, मैंने बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर दिया, मैंने बाकी सारी चीजों को स्क्रीन आउट कर दिया, और सिर्फ मेरे सिलेक्टिव फिल्टर से पास ऑन होने वाली है क्या, राम और मेरे बीच में जो भी टॉक हो रही है वो। आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक? सो दैट इज योर फिल्टर थ्योरी। किसने दी? ब्रॉड बेंट ने दी। कब दी? 1959 में दी। तो इस एक थ्योरी को आपको इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आई सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी आती है फिल्टर एट्यूनेशन थ्योरी, फिल्टर एट्यूनेशन थ्योरी, और ये थ्योरी दी है आपको, किसने दी है ये थ्योरी? ट्रीसमैन ने, ठीक है। किसने दी? ट्रीसमैन ने दी। उन्होंने यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड की थ्योरी थी उसको भी मॉडिफाई किया और 1962 में फिल्टर एट्यूनेशन थ्योरी दी। This theory proposes that the stimuli not getting access to the selective filter at a given moment of time are not completely blocked. अब देखो, ट्रीसमैन ये बोलती हैं कि जो हम बाकी दूसरे पूरे स्टिमुलस को इग्नोर कर रहे हैं, या हम जो उसको एक्सेस में नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिव थ्योरी में जो फिल्टर मतलब जो हमने फिल्टर किया है, जो सिलेक्टिव होके हमने अटेंशन पे किया है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो पूरा स्टिमुलस था वो उसको आप इग्नोर कर दोगे या उसको आप यूं ही छोड़ दोगे। मतलब कि ये वाला स्टिमुलस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ इस स्टिमुलस के ऊपर फोकस करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। ये किसने कहा? फिल्टर एट्यूनेशन थ्योरी के अंदर। आया समझ में? तो उनका कहना यह है कि द फिल्टर ओनली एट्यूनेट्स देयर स्ट्रेंथ। फिल्टर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस बाकी के स्टिमुलस को वीक कर देता है, एट्यूनेट कर देता है। मतलब कि आपके घर में अगर आप अपने कजन के साथ में बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बाकी सारी चीजें सुनाई नहीं देंगी, वो आपके आसपास में रहेंगी, आपको सुनाई भी देंगी, बट आपका जो अटेंशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने कजन की बातों के ऊपर होने वाला होगा। आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप जो भी कर रहे हो, उस एक चीज पर होगा। बाकी चीजों की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, ऐसा कहना है फिल्टर एट्यूनेशन थ्योरी का। एंड दस सम stimuli manage to escape through the selective filter to reach higher levels of processing। और इसीलिए क्या होता है कि कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब कुछ ऐसी स्टिमुली होती है जो सिलेक्टिव फिल्टर में नहीं आती है हमारी प्रोसेसिंग में। मतलब कि ये है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे जब आपके सिलेक्टिव फिल्टर में ये चीज़ आ चुकी है, आपने सिलेक्ट कर लिया है अपने कज़न को और अपनी बातों को, और आप दोनों बढ़िया से बातें कर रहे हो, तो अब ये चीज़ प्रोसेस होगी, है ना। मतलब आपके जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, जो भी आप बातें कर रहे हो, आपके समझ में आ रही है ना, सुनाई आ रही है आपके ईयर्स जो सेंसेस हैं, जो आपके ईयर रिसेप्टर्स हैं, आपके जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं, है ना। ये एक चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हुई, ऑडिटरी रिसेप्टर्स के बारे में। तो अब आपके आसपास में जितना भी शोर था उसकी जो एक इंटेंसिटी थी वो कम हो चुकी है, बाकी स्टिमुलस की इंटेंसिटी कम हो चुकी है, इस एक स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज्यादा हो चुकी है। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास में आई है, या ये जो आपने सिलेक्टिव फिल्टर के अंदर एक किसी तरह की स्टिमुलस को चूज किया है या सिलेक्ट किया है, तो अब ये होगी प्रोसेस। अब ये क्या होगी? अब ये प्रोसेस होगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी ट्री को देखते हो तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपके ब्रेन में जाती है, ब्रेन से वो प्रोसेस होती है। अब ये सिलेक्टिव फिल्टर से प्रोसेस होगी। प्रोसेस कहाँ होगी? आपके परसेप्चुअल प्रोसेस के अंदर।
आपका परसेप्शन डेवलप होगा, है ना। आपका परसेप्शन, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, बट यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपके कजन की वॉइस जो है वो किस तरीके की है, उसकी आवाज कैसी है, वो क्या चीजें बोलता है, क्या उसकी एक अपनी पूरा थॉट प्रोसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ये जो है पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है किसके बारे में, राम के बारे में, ठीक है, कि उसकी आवाज कैसी है। तो अगर 10 लोगों में आपको मतलब सिर्फ आवाज से रिकॉग्नाइज करना हो कि राम की आवाज कौन सी है, तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो दैट इज दी प्रोसेसिंग सिस्टम, है ना। प्रोसेसिंग भी तो चल रहा है इसके बाद में, जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई तो अब उसका प्रोसेसिंग भी होगा। अब यहां पर ये एक चीज कही जा रही है कि इतने सारे स्टिमुलस में से हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टिमुलस को सिलेक्ट करते हैं जो हमारे सिलेक्टिव फिल्टर में आता है। सिलेक्शन फिल्टर से ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रोसेस होती है, और क्योंकि अब हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज को ही सिलेक्ट किया है तो बाकी चीजें जो हैं वो हमारे प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं जाएंगी, बाकी जो आवाज आसपास में आ रही थी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ को हमने वीकन कर दिया है। इट इज इंडिकेटेड दैट पर्सनली रेलेवेंट स्टिमुली कैन बी नोटिस्ड इवन एट अ वेरी लो लेवल ऑफ साउंड। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अब आपके घर में पूरे रिलेटिव्स वगैरह आए हुए थे, ढेर सारी बातें हो रही थी, हंसी मजाक सब कुछ हो रहा था, लेकिन डिनर का टाइम हो गया। डिनर का टाइम हो गया तो आपकी मम्मी आपको और आपके कजन को आवाज दे रही है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिल्टर थ्योरी पर जाएं तो आपको तो अपनी मदर की आवाज आएगी ही नहीं कि वो आपको डिनर करने के लिए बुला रही हैं, क्योंकि आपने बाकी सारे स्टिमुलस को तो ब्लॉक कर दिया है। तो उसी चीज को क्रिटिसाइज करते हुए फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी ये कह रही है कि हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं बाकी स्टिमुलस को, बल्कि हम उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दे रहे हैं, वीक कर दे रहे हैं, ताकि जब हमें कोई आवाज लगाए, जस्ट ये एग्जांपल में ही चल रहा है कि जस्ट सपोज अब आपकी मदर ने आपको आवाज लगाई है डिनर के लिए, तो आप उस आवाज को भी सुन पाओ, आप जो है उस आवाज को भी सुन पाओ। इसीलिए हम बाकी स्टिमुलस को सिर्फ और सिर्फ एट्यूनेट कर रहे हैं, बल्कि उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। आया समझ में? ये थ्योरी किसने दी आपको? ये दी आपको ट्रीसमैन ने, ये वाली थ्योरी दी। सच स्टिमुली इवन दो फेयरली वीक में आल्सो जनरेट रिस्पॉन्स ओकेशनली बाय स्लिपिंग थ्रू द सिलेक्टिव फिल्टर। अब वैसे तो ये थ्योरी फेयरली, मतलब वैसे ये जो पूरी थ्योरी है ये फेयरली वीक है, बट इसमें जो है, मतलब वीक का मतलब ये है कि आप बाकी सारे स्टिमुलस को आप वीकन कर दे रहे हो, बट इसमें एक और चीज हो सकती है। देखो क्या हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि एक फैमिली फंक्शन चल रहा था, फैमिली गेट टुगेदर था, आप अपने कजन के साथ में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी क्या हुआ कि आपकी मदर ने आवाज लगाई आपको डिनर के लिए, तो आप उठ के चले गए। अब आप उठ के चले गए तो अब आपने वहां से अपने उस एक स्टिमुलस को छोड़ दिया और आप कहां पर आ गए, आप आगे नेक्स्ट स्टिमुलस के ऊपर, आप अपनी मदर के साथ में डिनर सर्व करवाने में हेल्प करने लग गए। जस्ट एक एग्जाम्पल, ओके। तो अब ये जो है स्लिप भी हो सकता है, यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि फिल्टर जो है वो स्लिप भी हो सकता है। तो ये एक चीज भी इसी थ्योरी का पार्ट है। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? तो ये इसी एक एग्जांपल से आपको समझना है कि अभी तक जो आप स्टिमुलस को समझ, मतलब अभी तक आपने जिस स्टिमुलस को स्टिमुलस नॉट ब्लॉक्ड बट वीकन्ड, ये आपकी जो फिल्टर एटेन्यूएशन थ्योरी है ये इस एक चीज पर फोकस करती है। आया समझ में? यहां तक क्लियर है? आई होप सो। इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब है आपकी थर्ड थ्योरी, दैट इज योर मल्टी मोड थ्योरी, जैसे 1978 में जॉनस्टन एंड हाइंस ने डेवलप किया था। ठीक है, 1978 में मल्टी मोड थ्योरी। अब इसका क्या मतलब है? दिस थ्योरी बिलीव्स दैट अटेंशन इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट अलाउज सिलेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस ओवर अदर्स एट 3 स्टेजेस। अब इसको पहले तो यहाँ पर नोट डाउन करो, मल्टी मोड थ्योरी, यहाँ पर नोट डाउन करो। आपकी थर्ड थ्योरी क्या है? मल्टी मोड थ्योरी 1978 में दी गई। अब मल्टी मोड थ्योरी ये कहती है कि सिलेक्टिव अटेंशन एक तरीके का फ्लेक्सिबल सिस्टम है। फ्लेक्सिबल सिस्टम ये कि आप अभी किसी चीज पर अटेंशन फोकस कर रहे थे, फिर आप किसी और चीज पर अटेंशन फोकस कर सकते हो, क्योंकि आप एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर पा रहे हो, अटेंशन कर पा रहे हो, इसलिए हम उसको सिलेक्टिव अटेंशन मान रहे हैं। लेकिन आप थोड़े टाइम बाद किसी दूसरी चीज पर भी फोकस कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आप अपने कजन के साथ में बातें कर रहे थे तो आपका उस एक चीज पर अटेंशन था, लेकिन जब आप अपनी मदर के साथ में डिनर सर्व करवाने के लिए आ गए तो आप जो है सेकंड अटेंशन के ऊपर आ चुके हैं, आपने सेकंड थिंग के ऊपर अटेंशन करना स्टार्ट कर दिया। तो एक तरीके का फ्लेक्सिबल सिस्टम है, और यहाँ पर आप स्टिमुलस को 3 स्टेजेस में सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहली स्टेज होती है विजुअल इमेजेस। सो एट स्टेज 1 द सेंसरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस आर कंस्ट्रक्टेड. At stage 2, the semantic representations are constructed, and at stage 3, the sensory and semantic representation enter the
consciousness. So it is also suggested that more processing requires more mental efforts. अब इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ पर अटेंशन करोगे तो वो एक पूरा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि मतलब सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, जो कि विजुअल इमेजेस की होती है, मतलब कि आपने कोई चीज़ देखी, फिर उस चीज़ को देखने के बाद में आपने उसका कोई नेम, उसका कोई एक जो है फीचर बताना स्टार्ट किया, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक बताना स्टार्ट किया, और उसके बाद में आप उस एक चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मतलब उसी सेम एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं कि जो आपका कज़न था, जब आपने अपने उस कज़न को देखा तब आपका सिलेक्टिव अटेंशन का फर्स्ट स्टेज हुआ था कि मुझे जो है मेरे कज़न के साथ में आज बैठना है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कज़न है ना, मैं इसके साथ में बहुत अच्छा फील करता हूँ, तो मैं इसके साथ में रहूँगा। तो सबसे पहले आपने उसको देखा, फिर उससे रिलेटेड उसका मतलब जब आप उससे बात करना स्टार्ट करोगे तो उसका क्या नाम है, और साथ ही साथ में वो उसकी कैसी आवाज़ है, वो किस तरह की जो है सारी बातें करता है, ये सारी चीज़ों को लेके आप सेकंड स्टेज में एक जो है इस तरह का क्या करोगे, उसके साथ में एक सीमेंटिक रिप्रेजेंटेशन करोगे। और जब ये दोनों चीज़ हो जाएंगी, जब आप उसको देख लोगे, जब आप उसको समझ लोगे, तो उसके रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसके रिगार्डिंग एक कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाएगी कि वो पर्सन जो है मतलब किस तरीके का है और कैसा है, एक अवेयरनेस आपका उस पर्सन को लेकर आ जाएगा। तो ये किसी भी चीज़ को लेके यही सेम चीज़ होती है कि आपके जो मेंटल एफर्ट्स लगते हैं वो ज़्यादा लगते हैं। अब देखो कैसे, when the messages are selected on the basis of stage 1 processing, less mental effort is required than when the selection is based on stage 3 processing, that is late selection। अब इसका क्या मतलब है कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्टिमुली को सिलेक्ट करते हो तब आपके एफर्ट्स कम लगते हैं, लेकिन जब वो स्टिमुली प्रोसेस होती है तब उसमें आपके मेंटल एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं। तो इस एक एग्जांपल से ही आप समझो, यहाँ पर जो मैंने आपको फिल्टर थ्योरी में बताया था कि आपने ये जो एक स्टिमुलस को सिलेक्ट किया है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ओके। फिर उसके बाद में ये प्रोसेस होगी, ये आपकी सेकेंड स्टेज है, लेकिन फिर उसके बाद में आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो डेवलप होंगी, ये आपकी थर्ड स्टेज है। ये क्या है? आपकी थर्ड स्टेज है। मतलब कि आपने किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट किया और उसको सिलेक्ट करने के बाद में अब वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी, अब वो प्रोसेस होगी, आप जो है परसेप्शंस बनाओगे कि उसकी आवाज़ एक जस्ट ऑडिटरी रिसेप्टर की अगर मैं बात करके चलूँ तो आपका जो कज़न है उसकी आवाज़ किस तरह की है, हाई पिच है, लो पिच है, लाउडनेस है, क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद में आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होगी अपने कज़न को लेके कि मेरा कज़न के साथ में मतलब आप उसको जानने लगोगे, समझने लगोगे। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है जहां आपके मेंटल एफर्ट्स कम लग रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद में जब आप कॉग्निशन तक पहुंचते हो तो आपके मेंटल एफर्ट्स बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने लग जाते हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज योर मल्टी मोड थ्योरी। आया समझ में? यहाँ पर वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि अटेंशन जो है वो फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो आपको किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है, और फिर उसके बाद में 3 स्टेजेस होती हैं, दैट इज प्रोसेसिंग एंड योर कॉन्शियसनेस। तो पहले आपने स्टिमुलस को सिलेक्ट किया, फिर आपने उसकी सीमेंटिक रिप्रेजेंटेशन की, फिर आपके अंदर उससे रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस आएगी। तो मेंटल एफर्ट जो है वो आपके यहाँ पर ज़्यादा लगते हैं। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो ये थी आपकी 3 थ्योरीज, दैट इज फिल्टर थ्योरी, फिल्टर एट्यूनेशन थ्योरी एंड योर मल्टी मोड थ्योरी। अब यहाँ जितना भी पढ़ा इतना हमने उसको हम करने वाले हैं पूरा सम अप, ठीक है? आई होप सो अभी तक जितना भी पढ़ा वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं वापस से, हमने जो आज हमारे इस लेक्चर के अंदर सारा कुछ डिस्कस किया उस एक चीज़ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो अटेंशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया कि आप ढेर सारे स्टिमुलस में से किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस के ऊपर जब अपना फोकस करते हो, दैट इज योर अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन इज अ पार्ट ऑफ अटेंशन, और सिलेक्टिव अटेंशन में ये एक चीज़ होती है कि जब आपके पास में जितना भी सारा स्टिमुलस है आप उसमें से खुद से किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस को सिलेक्ट करते हो। तो जैसे इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपके घर में किसी तरीके का गेट टुगेदर है, तो उसमें आपने इतने सारे शोर में से, या फॉर एग्जांपल आप किसी फेयर में गए थे और उस फेयर में आपको कोई अपना फ्रेंड मिल गया तो आप उससे बात करने लगे और बाकी सारे स्टिमुलस को आपने इग्नोर कर दिया, तो वो आपका अपना सिलेक्शन है ना? तो दैट इज योर सिलेक्टिव अटेंशन। अब इसके बाद में जो अटेंशन होता है वो 2 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर से और दूसरा इंटरनल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो चीज़ साइज में, इंटेंसिटी, मोशन में, इन सारी चीज़ों में अट्रैक्टिव होगी, आपका
आपका ध्यान उस तरफ सबसे ज्यादा जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं कोई चीज छोटी सी है, साइड वाइड में है, तो आपका उतना ज्यादा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो एक्सटर्नल फैक्टर कि हमें किस पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट करना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे आपके आसपास में बहुत ही ऐसी अट्रैक्टिव चीजें हैं तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा ही जाएगा। इसमें इंटरनल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपका अपना मोटिवेशन, आपका अपना कॉग्निशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फ्रेंड के किसी घर पर, मतलब अपने फ्रेंड के घर पर गए हो और वहां पर आपने देखा कि बहुत ही प्यारी प्यारी जो है वॉल पेंटिंग्स वहां पर उसके घर में थी। आपका वॉल पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो आप उसके घर में जब एंटर करोगे तो बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए आप जो आपका इंटरेस्टेड चीज आपको दिख रही है, आप सिलेक्टिवली उसके ऊपर अटेंशन पे करोगे। और आप अपने फ्रेंड्स से उस बारे में पूछ भी सकते हो, अरे वाह ये वॉल पेंटिंग बहुत अच्छी है, इसे किसने बनाया, या इसको आप कैसे कहां से लेकर आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वो आपने अपना आउट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। तो वो होते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स जो आपको बताते हैं कि आपको किस तरफ अटेंशन पे करना है, आपके सिलेक्शन में वो आपको हेल्प करते हैं। अब इसी सिलेक्शन के अंदर 3 थ्योरीज होती हैं। इसी सिलेक्शन के अंदर क्या होती हैं? 3 थ्योरीज होती हैं। सो यहाँ पर देखो, वैसे तो मैंने ऐसे अलग अलग करके लिखी हुई है, बट इसका हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। सो उसमें अच्छे से इन तीनों को नोट डाउन कर लेते हैं। दैट इज दी थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। तो तीनों थ्योरीज एक दूसरे से ही रिलेटेड है। इसमें एक आपकी जो थ्योरी है दैट इज योर फिल्टर थ्योरी, जो ये बोलती है कि बाकी सारे स्टिमुलस को इग्नोर करके हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को फोकस करते हैं, अटेंशन उसके ऊपर पे करते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसको, और वो हमारे सिलेक्टिव फिल्टर में से पास ऑन होता है। दैट इज फिल्टर थ्योरी। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म करते हुए फिल्टर एट्यूनेशन थ्योरी आती है। वो ये बोलती है कि जब हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी अदर स्टिमुलस को ब्लॉक कर देते हैं, बल्कि हम उसको एट्यूनेट कर देते हैं। दैट मीन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीकन हो जाती है, ताकि हमारा ध्यान उन चीजों पर भी रहे। थर्ड इसी में आती है आपकी मल्टी मोड थ्योरी। मल्टी मोड थ्योरी ये कहती है कि ये जो आपका पूरा सिलेक्शन वाला मेथड है, ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि आप अटेंशन जो है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है। उसमें आप अलग अलग चीज़ों पर अटेंशन पे कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स लगते हैं आपके कॉग्निटिव प्रोसेस में। जब आप सिलेक्शन करते हो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस का, और वो सिलेक्शन आपका कहाँ तक जाता है, आपके अपने कॉन्शियसनेस, आपके अपने अवेयरनेस तक। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा भी है, जाना भी है। आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक रहा, और मतलब ऑब्वियस है ना, अभी आप क्लास 11th में आए हो, अभी आप साइकोलॉजी को नया नया पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको बिल्कुल आराम आराम से सारी चीज़ों को समझाया और एग्जाम्पल्स देते हुए समझाया। अब बस आपको क्या एक चीज करनी है, जो चैप्टर में आपको ये टॉपिक दिया है ना, उसको एक बार आप रीड करके देखना। तो उसके बाद में भी आपको लगता है कि ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आई है, इस एक चीज में मुझे डाउट है, तो एक बार अच्छे से लेक्चर को भी समझना। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है, आपका अपना कोई सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है, कोई चीज जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो, तो वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप सो यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में, वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा विदाउट एनी डाउट। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी, मतलब वैसे तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी, बट इसका अगर हम जिस्ट देखें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलेक्टिव अटेंशन इज समथिंग जहां पर आप अपना अटेंशन किसी पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करके, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को सिलेक्ट करके फिर पे कर रहे हो। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? स्टिल कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, इस एक चीज को। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप बस यहाँ तक सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करना, और चैप्टर में जो टॉपिक दिया हुआ, ये जो टॉपिक दिया है उसको एक बार रीड कर लेना और नोट्स जरूर बनाना। बस इसी के साथ में जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, आपको डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स का जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाते हैं। इसी के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर, सारा सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाए, सीक्वेंस में मिल जाए, ऑर्डर में मिल जाए, सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारे चैप्टर्स बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो आपको क्या करना है, बस गूगल पे जाना है और एंटर करना है
www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी कोर्स स्टडी करना है उसको चूज करना, फिर आपको जो भी क्लास स्टडी करना है उसको चूज करना और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पर आ जाएंगे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक करोगे सारे सब टॉपिक्स आ जाएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको यहाँ किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना होता, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ में। तो बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में भी मैग्नेट ब्रेन्स को जो है शेयर करो ताकि वो भी यहाँ वहाँ अपनी पढ़ाई के लिए ना भटके और सारी चीजें उन्हें भी फ्री और क्वालिटी के साथ में मिले। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं और वीडियो पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।